इंडियन कोला वॉर। एक ऐसी वॉर जिसमें कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है और साजिश भी। इस वॉर में बहुत सारे कंपनीज आए और गए, सरकार ने ढेरों नियम बनाए और तोड़े, कंपनीज को खत्म करने के लिए साजिश तक रचा गया, लेकिन अंत में बस कुछ ही ब्रांड सरवाइव करने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आज के टाइम पर आप कोका कोला को पसंद करते हो, थम्स अप को या फिर पेप्सी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स ने आपके घर में जगह बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं। आज से पहले आपने बहुत से राइवलरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन ये इंडियन कोला वॉर उन सबसे कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत तब हुई थी जब कोका कोला और पेप्सी आए थे, लेकिन असलियत यह है कि इंडिया में इस तरह की ड्रिंक्स की शुरुआत कोका कोला के इन्वेंशन से पहले ही हो गई थी। क्योंकि जहां कोका कोला ने अपनी फर्स्ट ड्रिंक 1886 में सर्व की थी, वहीं इंडिया के अंदर 1837 में ही मुंबई के अंदर एक केमिस्ट हेनरी रॉजर्स ने रॉजर्स नाम के एक क्लब सोडा को बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। जल्द ही ये कोल्ड ड्रिंक इंडियंस को खूब पसंद आने लगा, जिसके बाद से रॉजर्स मुंबई के हर बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब की शान बन गया था। लगभग 28 सालों तक रॉजर्स सोडा मार्केट का इकलौता किंग बना रहा, लेकिन 1865 में इसका पहला कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर हुआ, जिसका नाम था पलंजी सोडा। ये सोडा लॉन्च होते ही पूरे मार्केट में छा गया, क्योंकि इसका रसबेरी फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आया। अब जब इन दोनों ड्रिंक्स की सक्सेस को कुछ पारसी बिजनेसमैन ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी खुद का कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाकर बेचें। और फिर इसी सोच के साथ उन्होंने 1884 में अर्धसिर सोडा को लॉन्च किया, जो कि पलंजी सोडा को डायरेक्टली कॉम्पिटिट कर रहा था, और ये भी मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ। और हाँ, इसी बीच 1889 में ड्यूक सोडा को भी लॉन्च किया गया था, जो कि अगेन एक सक्सेस साबित हुआ था। अब दोस्तों, इस टाइम तक यूएस के अंदर कोका कोला भी लॉन्च हो चुका था, जो कि अमेरिकन के बीच में काफी पसंद किया जा रहा था, जिसके बाद से कोका कोला ने यूएस से निकलकर बाकी के कंट्रीज में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, इंडियन मार्केट में एंटर करने में उन्हें अभी भी 2-3 डेकेड्स लगने वाले थे। इसी बीच इंडिया में कई सारे लोकल सोडा ब्रांड आ चुके थे। इसके अलावा गोली सोडा या बांटा लगभग हर छोटे से लेकर बड़े शहरों में बहुत ही वाइडली मिलने लगा था, जिसके बाद से सोडा मार्केट में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अब अगर हम सीधे आजादी के बाद के भारत पर आएं, तो उस समय कोका कोला को इंडियन मार्केट में एंटर होने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। और बिना इस बात को जाने कि इंडिया में पहले से ही लोकल ब्रांड्स के बीच एक कोला वॉर चल रहा है, इसने भी 1950 में दिल्ली के अंदर अपना प्लांट ओपन कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स उतर रहे हो, तो भला पार्ले कैसे पीछे रह जाता। कई सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद पार्ले ने सोचा कि क्यों ना आप सॉफ्ट ड्रिंक में भी अपनी किस्मत आजमाई जाए। इसीलिए पार्ले ने उसी साल खुद का कोला लॉन्च कर दिया, जिस साल कोका कोला इंडिया में आया था। अब पार्ले भारत में एक जाना माना ब्रांड था, जिसे इंडियंस खूब पसंद भी किया करते थे। इसीलिए कोका कोला को यह समझते देर नहीं लगी कि पार्ले से उसे भारी कंपटीशन मिलने वाला है। लेकिन एक चीज जिसने कोका कोला के झल्लाहट को बढ़ा दिया था, वो था पार्ले के सॉफ्ट ड्रिंक का नाम और पैकेजिंग। असल में पार्ले ने इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट के तर्ज पर ग्लूको कोला रखा था, जो दिखने में कोका कोला से काफी सिमिलर लगता था। और हाँ, पार्ले ने फॉन्ट भी लगभग सेम कोका कोला की तरह ही यूज किया था। ऐसे में कोका कोला को लगने लगा कि इस नाम की वजह से लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होगी और उसके ग्राहक ग्लूको कोला की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए उसने पार्ले पर नाम बदलने के लिए केस फाइल कर दिया। अब केस की वजह से पार्ले ने ग्लूको कोला का नाम तो बदल दिया, लेकिन इससे कोका कोला की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि पार्ले ने अपनी इस ड्रिंक का नाम बदलकर पार्ले कोला कर लिया था, जो कि अभी भी कोका कोला से काफी सिमिलर ही था। खैर, इस विवाद की वजह से इन दोनों कंपनीज के बीच लगभग 2 सालों तक टसल चलता रहा, और आखिरकार पार्ले ने हार मानते हुए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, ये पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का अंत नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसके जरिए वो इस मार्केट में भी बना रहे और कोका कोला को डायरेक्ट कॉम्पिटिट भी ना करे। इसके लिए 1952 में उसने अपना ऑरेंज फ्लेवर्ड सोडा लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया था गोल्ड स्पॉट। हालांकि ये ऑरेंज कलर का बेवरेज बच्चों के बीच तो खूब पसंद किया गया, लेकिन ये यंगस्टर्स के बीच में कोई खास पहचान नहीं बना सका, और इसी वजह से अगले एक दशक तक कोका कोला ही ज्यादातर इंडियंस की पहली पसंद बना रहा। हाँ, कोका कोला को टक्कर देने के लिए उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पेप्सी भी अब इस मार्केट में आ चुका था, लेकिन फिर भी यह ब्रांड लोगों के बीच कोका कोला के क्रेज को कम करने में नाकामयाब रहा, और इसी वजह से पेप्सी के लॉसेस लगातार बढ़ते चले गए और आखिरकार 1962 में इसने इंडिया से एग्जिट ले लिया।
इधर पार्ले भी समझ चुका था कि कोका कोला की मार्केट को डिसरप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए पार्ले कोला के बाद से पार्ले कंपनी ने फिर कभी भी अपना कोई कोला फ्लेवर ड्रिंक लॉन्च नहीं किया, बल्कि पार्ले गोल्ड स्पॉट की पॉपुलैरिटी के बाद 1971 में लिम्का को बाजार में उतारा गया, जो कि एक लेमन फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक था। अब क्योंकि भारत के हर गली नुक्कड़ पर गर्मियों में नींबू पानी पीने वालों की भीड़ लगी ही रहती है, ऐसे में लिम्का ने काफी तेजी से मार्केट पकड़ ली और खास करके इस सॉफ्ट ड्रिंक को महिलाएं काफी पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कोका कोला अपने एक अलग ही सेगमेंट यानी कोला फ्लेवर में मार्केट का किंग बना रहा। अब दोस्तों यहाँ तक तो कोका कोला खूब प्रॉफिट कमा रहा था और इंडिया में बहुत ही मजबूती से अपने पैर जमा चुका था, लेकिन फ्यूचर में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसे जड़ से उखाड़ फेंका और इंडिया में उसका सालों का बनाया साम्राज्य पल भर में तबाह हो गया। असल में 1973 के आसपास देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, इसीलिए उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा को इंडिया में लागू किया ताकि हमारे देश का पैसा ज्यादा मात्रा में बाहर ना जा पाए। फेरा के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए रूल बनाया गया कि वो 40% से ज्यादा स्टेक देश में नहीं रख सकती हैं। अब दोस्तों कोका कोला 100% फॉरेन इक्विटी के साथ अपना बिजनेस रन कर रहा था, इसीलिए उसके सामने 60% छोड़ने का चैलेंज आ खड़ा हुआ। एक्चुअली इंडियन मार्केट में सरवाइव करने के लिए कोका कोला ने लगभग 2 दशक तक अपना पैसा और पूरा एफर्ट डाला था, तब जाकर उसकी ये लेगेसी कायम हो सकी थी। ऐसे में सारे मेहनत पर पानी फेरकर इंडिया से वापस जाना उसके ऑप्शन में ही नहीं था, इसीलिए कंपनी ने सरकार के साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। अभी सरकार को मनाने का खेल चल ही रहा था, तभी 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हो गई और इस पर होने वाला फैसला कुछ समय के लिए थम सा गया। इस टाइम तक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में 2 ही बड़े प्लेयर थे, जिसमें पहले नंबर पर आता था कोका कोला एंड सेकंड पर पार्ले। लेकिन सरकार के दबाव के बाद कोका कोला अपना मार्केट शेयर कुछ हद तक कम करने लगा था, जिस वजह से पार्ले को अपना शेयर बढ़ाने का मौका मिल गया। इसी बीच 1976 में पार्ले ने अपना मैंगो फ्लेवर वाला सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था माजा। माजा मार्केट में आते ही इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि उसकी लेगेसी आज भी कायम है। खैर वापस चलते हैं 1976 में, तो उस समय हमारा देश बहुत तरह की पॉलिटिकल टेंशन से गुजर रहा था। जब इमरजेंसी हटी, इलेक्शन हुए, तो फिर नई सरकार सत्ता में आई और फिर मोरारजी देसाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। साथ ही जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस ने यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज का पद संभाला, जिसके बाद से कोका कोला की प्रॉब्लम घटने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नई सरकार लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कोका कोला से कहा कि अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो अपना स्टेक कम करके 40% कर दें और बाकी के 60% किसी लोकल पार्टनर को दे दें। इतना ही नहीं, कोका कोला से उनके सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का सीक्रेट फार्मूला भी सरकार द्वारा मांगा गया। अब दोस्तों अगर बात सिर्फ 40% स्टेक की होती तो शायद कोका कोला मान भी जाता, लेकिन अपने सीक्रेट फार्मूला को शेयर करने से अच्छा उसने इंडिया को अलविदा कहना समझा। इधर सरकार भी जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर कोका कोला कभी भी अपना सीक्रेट फार्मूला नहीं देगा और इस तरह से वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। एंड में यही हुआ और 1977 में कोका कोला भारत से अपने ऑपरेशंस को बंद करके चला गया। लेकिन इसके जाने के बाद सरकार को वाकई कुछ प्रॉफिट हुआ भी या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन कोका कोला के टेस्ट को पसंद करने वाले लोगों को जरूर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इसका असर ये हुआ कि कोका कोला बांग्लादेश से स्मगल होकर इंडिया आने लगा और यहाँ उसे लोगों ने 3 गुना कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। अब जब सरकार ने इन प्रॉब्लम्स को देखा तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना कोका कोला के प्रति पब्लिक के इस डिमांड को हम खुद ही पूरा करें। इसीलिए उन्होंने कोका कोला के तर्ज पर अपना खुद का कोला ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम था 77 और इसे उस समय सरकारी कोला या 77 के नाम से भी जाना जाता था। 77 को मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CFTRI ने डेवलप किया था, जो वैसे तो कोका कोला के अल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका टेस्ट कोका कोला के आसपास भी नहीं था। इसी वजह से इस सॉफ्ट ड्रिंक को कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी, यानी कि सरकार कोका कोला का अल्टरनेटिव पेश करने में फेल हो चुकी थी और लोगों के बीच इसकी डिमांड वैसे ही बनी रही। इसके अलावा कोका कोला के इंडिया से जाने के बाद प्योर ड्रिंक्स नाम की एक ऐसी कंपनी थी जो कि बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि ये कोका कोला की बॉटल्स को मैन्युफैक्चर किया करती थी। साथ ही कंपनी की टोटल मार्केटिंग, सेल्स और एडवर्टीजमेंट का काम भी यही संभालती थी।
अब जब प्योर ड्रिंक्स के मालिक चरणजीत सिंह ने लोगों के बीच कोका कोला के क्रेज को देखा तो उन्होंने अपनी खुद की कोला ड्रिंक्स लॉन्च करने की सोची, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 777 को नकार दिया था, प्योर ड्रिंक्स को भी डर सताने लगा कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। पर जैसा कि कंपनी पहले से ही बंद होने के कगार पर थी, ऐसे में रिस्क लेना तो बनता था। इसीलिए 1977 में प्योर ड्रिंक्स ने कैंपा कोला को लॉन्च किया, जिसने इस पूरे मार्केट को ही चेंज करके रख दिया। कैंपा कोला का टेस्ट लोगों को खूब पसंद आया और ये लॉन्च होते ही पूरे इंडियन मार्केट में पॉपुलर हो गया। इधर पार्ले, जो हमेशा कोका कोला की मार्केट से दूर रहता था, जब उसने देखा कि कोका कोला इंडिया छोड़कर जा चुका है, ऐसे में उसे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दी और 1977 में ही इसने भी अपनी एक नई ड्रिंक थम्स अप को लॉन्च कर दिया, जिसे कैंपा की तरह ही काफी पसंद किया गया। लेकिन दोस्तों, इस प्रोडक्ट की सफलता के पीछे का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं था कि इसने कोका कोला की रेसिपी को डिकोड करके उससे सिमिलर कोला बना लिया था, बल्कि थम्स अप इंडियंस की टेस्ट के अकॉर्डिंग लोकल स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया गया था। अब थम्स अप मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा, इसका अंदाजा कंपनी को भी नहीं था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसके कोला फ्लेवर्ड इंडियन टेस्ट ने लोगों को काफी सेटिस्फाइड किया और इस तरह से पार्ले का ये प्रोडक्ट इंस्टेंट हिट साबित हो गया। अब मार्केट में दो प्लेयर्स थे जो कि एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। पहला था थम्स अप और दूसरा कैंपा कोला। ऐसे में कैंपा कोला इस मार्केट का लीडर बनने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का दाम रिड्यूस करके प्राइस वॉर में शामिल हो गया। लेकिन थम्स अप ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, जहां उसने प्राइस कम करने की जगह बॉटल के साइज को बढ़ा दिया। यानी कि जो थम्स अप पहले 200 ml में मिला करती थी, वो सेम प्राइस पर 250 ml मिलने लगी और इसे महा कोला के नाम से एडवर्टाइज किया गया। इस छोटे से स्ट्रैटेजी का असर ये हुआ कि कुछ ही सालों में थम्स अप मार्केट का लीडर बन गया और कैंपा कोला अपना मार्केट शेयर लूज करने लगा। 1980s के दौरान कैंपा कोला 777 और ड्यूक्स जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए थम्स अप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। हालांकि इस दौरान कई और भी प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए, जैसे कि डिक्सी कोला, टोरिनो, सोसियो और बोरोंटो वगैरह, लेकिन इनमें से कोई भी थम्स अप के मार्केट शेयर में सेंध नहीं लगा सका। इधर पेप्सी भी बार बार इंडिया में रीएंटर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी अपील को सरकार ठुकरा दे रही थी। आखिरकार 5 साल के नेगोशिएशन और पार्लियामेंट में 20 बार डिबेट्स के बाद साल 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने पेप्सी को इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया, क्योंकि देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे और सरकार भी लोन में दबी जा रही थी। ऐसे में अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आता तो फिर देश के डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था, साथ ही जॉब क्रिएशन से लोगों का जीवन भी बेहतर होता। अब इसी सोच के साथ राजीव गांधी ने पेप्सी के लिए इंडिया के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन देश में ये घमासान का एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस, जिन्होंने कोका कोला को बाहर का रास्ता दिखाया था, उन्होंने पेप्सी को भी धमकाना शुरू कर दिया कि अगली सरकार उन्हीं की ही बनेगी और अगर पेप्सी यहाँ आती है तो फिर हम उसे भी देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। हालांकि इन सारी धमकियों के बावजूद पेप्सी इंडिया में पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और वोल्टास इंडिया लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अभी इंडियन मार्केट में एक भी फॉरेन ब्रांड नहीं है, इसीलिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके लिए मौजूद है। विदेशी पेप्सी को देसी रूप देने के लिए उसका नाम लहर पेप्सी कर दिया गया, जो शुरुआत में सिर्फ जयपुर, कानपुर, बेंगलोर और पंजाब में बिका करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में भी पहुंच गई। इधर 1979 में कांग्रेस इलेक्शन हार गई और जनता दल के वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिसके बाद पेप्सी को डर सताने लगा कि अगर जॉर्ज फर्नांडिस ने फिर से यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज का पद संभाला तो उनका भी हाल कोका कोला के जैसे ही होगा। लेकिन ये पेप्सी की अच्छी किस्मत ही थी कि इस बार जॉर्ज फर्नांडिस को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज का पद सौंपा गया। इसके बाद आया साल 1991, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बाहरी कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। पेप्सी ने भी इसका फायदा उठाते हुए पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और वोल्टास इंडिया के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर खत्म कर दिया और 100% इक्विटी के साथ में बिजनेस रन करने लगा। इस तरह उसे बिना किसी दबाव या रिस्ट्रिक्शंस के इंडिया के हर कोने में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और जल्द ही ये थम्स अप का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। पेप्सी ने एडवर्टीजमेंट के लिए इंडियन मूवी स्टार जूही चावला को साइन किया, तो वहीं थम्स अप क्रिकेट स्पॉन्सरशिप पर अपनी स्पेंडिंग्स को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। और दोस्तों, अभी इन दोनों में राइवलरी चल ही रही थी कि साल 1993 में कोका कोला ने इंडिया में दोबारा एंट्री ले ली और ये तीनों कंपनीज आपस में ही भिड़ गई। हालांकि बाद में ये राइवलरी सिर्फ कोका कोला एंड पेप्सी के बीच रह गई, क्योंकि कोका कोला ने पार्ले की, गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप इन तीनों को ही $60 मिलियन में खरीद लिया था।
अब देखा जाए तो जिस समय कोका कोला इंडियन मार्केट में री एंटर हुआ था, उस समय थम्स अप के पास कोला सेगमेंट में 80% मार्केट शेयर था। साथ ही गोल्ड स्पॉट और लिम्का भी इसके बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पार्ले के सामने आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को बेचना पड़ गया। असल में दोस्तों, कोका कोला के पास इस मार्केट में पैर जमाने के लिए दो ऑप्शंस थे। पहला ये कि धीरे धीरे वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ाता, यानी कि अपने प्लांट्स लगाता, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करता और टाइम के साथ इसका कंज्यूमर बेस इंक्रीज होने लगता। और दूसरा ऑप्शन था दूसरे ब्रांड के बॉटलर्स, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की पैकेजिंग के साथ साथ ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते थे, उन्हें लालच देकर अपनी तरफ कर लेना। अब इसमें से पहला ऑप्शन तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन कोका कोला को तो जल्द से जल्द अपनी लेगेसी कायम करनी थी, इसीलिए उसने सेकंड ऑप्शन को चुना। अब दोस्तों, भले ही उस टाइम पर थम्स अप के पास 80% मार्केट शेयर था, लेकिन इसके बिजनेस मॉडल्स में कुछ बहुत बड़ी कमियां थी। जैसे कि उनके पास 62 बॉटलर्स तो थे, लेकिन थम्स अप उनमें से सिर्फ 4 का ही मालिक था और बाकी के 58 इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे। मतलब कि ये बचे हुए 58 बॉटलर्स कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ थम्स अप को बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया करते थे। ऐसे में थम्स अप के बॉटलर्स को ज्यादा अमाउंट ऑफर करके कोका कोला ने अपनी तरफ कर लिया, जिसके बाद से थम्स अप के पास सिर्फ कुछ ही बॉटलर्स बचे और इसी वजह से थम्स अप ना तो जितनी डिमांड थी उतने सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस कर पा रहा था और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन कर पाता था। यही रीजन था कि थम्स अप अपना मार्केट शेयर खोने लगा। इसके बाद से रमेश चौहान जो थम्स अप को लीड कर रहे थे, उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि कोका कोला जैसे बड़े जायंट से लड़कर वो कंपनी का नुकसान ही करने वाले हैं। क्योंकि एक बार मिली हार के बाद से पार्ले को ये समझ आ गया था कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसकर वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए रमेश चौहान ने बहुत ही दुख के साथ अपना ब्रांड कोका कोला को बेच दिया। अब दोस्तों, थम्स अप को एक्वायर करना कोका कोला के लिए डबल बोनांजा साबित हुआ, क्योंकि उसके बॉटलर्स की मदद से ये बहुत ही कम समय में इंडिया के लगभग हर गली मोहल्ले तक पहुंच गया। और दूसरा ये कि अब कोका कोला के लिए कोई भी कंपटीशन में बचा ही नहीं था, क्योंकि उसने मार्केट लीडर को जो खरीद लिया था। इसीलिए जल्दी उसने अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पूरे इंडिया में बना लिया। लेकिन इसके बाद से दुनिया के सबसे फेमस राइवलरी यानी कोका कोला वर्सेस पेप्सी का वॉर इंडिया में भी देखने को मिलने लगा। 1996 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। कोका कोला ने जब इंडिया में क्रिकेट को लेकर इतना क्रेज देखा तो उसने तय कर लिया कि वर्ल्ड कप का मेन स्पॉन्सर तो वही बनेगा। इधर पेप्सी भी स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश में लगा था, लेकिन एट द एंड यह स्पॉन्सरशिप कोका कोला के ही खाते में गया। इस कैंपेन के लिए कोका कोला ने खूब खर्चा किया, नुसरत फतेह अली खान की आवाज में एक कैंपेन सॉन्ग बनवाया और ढेर सारे पोस्टर्स एंड बैनर्स के साथ में एड फिल्म भी रन किए। अब दोस्तों, पेप्सी के हाथ भले ही यह स्पॉन्सरशिप न लगी हो, लेकिन इस मौके का उसने भी भरपूर फायदा उठाया और हर मैच में जमकर अपने एड्स चलाए। कमाल की बात तो यह है कि पेप्सी ने अपने कैंपेन की टैगलाइन रखी थी नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कोका कोला पर एक तंज कसा गया था। इन दोनों ब्रांड्स के बीच इस तरह की लड़ाई लगातार चलती रही, क्योंकि एक तरफ पेप्सी सचिन और शाहरुख की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उनके साथ ऐड कर रही थी, तो वहीं कोका कोला ने आमिर खान को अपना चेहरा बनाया था। और दोस्तों, साल 2000 के बाद से कोई भी नया ब्रांड अब कोला सेगमेंट में उतरने की हिम्मत ही नहीं रखता था, क्योंकि उसे पता था कि पेप्सी या कोका कोला की मार को वो झेल ही नहीं पाएगा। इसीलिए इन दोनों ने एक लंबे अरसे से मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने हाथों में ले रखा है। हालांकि करीब 2 डेकेड्स के बाद साल 2016 में बिस्लरी ने फिजी ड्रिंक मार्केट में एंटर करने की सोची और अपने सब ब्रांड बिस्लरी पॉप के थ्रू इसने लिमोनाटा स्पाइसी, पीना कोलाटा और फोंजो नाम की 4 सॉफ्ट ड्रिंक वेरिएंट को लॉन्च किया, लेकिन ये प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकी, इसीलिए जल्द ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद से साल 2020 में बिस्लरी ने एक बार फिर से लिमोनाटा और स्पाइसी को लॉन्च किया, जहां स्पाइसी को मसाला कोला की तरह एडवर्टाइज किया गया था। हालांकि आप में से शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि इस ड्रिंक के बारे में पता हो। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इससे कोला सेगमेंट में क्या ही असर पड़ा होगा। इस तरह से आज भी इंडियन मार्केट में पेप्सी और कोका कोला के बीच कोला वॉर जारी है, जिसमें मुकेश अंबानी की सपोर्ट से अब कैंपा कोला भी कूद चुका है, जो कि लंबे समय से गुमनाम था। अब आने वाले समय में यह देखना काफी मजेदार होगा कि फिलहाल की तरह पेप्सी और कोका कोला इस कोला वॉर के विजेता बने रहते हैं या फिर कोई और ब्रांड आकर इनकी बादशाहत को गिराता है। वैसे आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट जरूर करिएगा।